और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको बराह रास्त ले चलें। उसका हमने इलाज निकालना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है और एक बेहतर फिजा में आज़ाद और मुंसिफाना इंतखाब के इनेकाद की तरफ जाना है, ताकि वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम के सही नुमाइंदे हों फेयर इंतखाब के नतीजे में, और वो अपनी हुकूमत बनाए आइंदा जिस भी जमात को हुकूमत मिले। और हम इत्तेफाक राय से ये फैसला करके चले हैं। मुस्लिम लीग के फैसले को पीपल्स पार्टी ने माना है, हमारे इस फैसले को मुस्लिम लीग ने माना है। और अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया में हैं, उनके साथ मशावरत करके जो भी टाइमिंग इसकी होगी वो हम तय करेंगे। एक मिनट राना साहब बात कर रहे हैं। हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी राना साहब ने और कमर ज़मान कारा साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जो मौजूदा सेटअप है आज़ाद कश्मीर का, वो अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है, और इसी की वजह से दोनों बड़ी जमातों को एक आला इख्तियाराती कमेटी बनानी पड़ी, जिसने जाकर वहाँ पर मुज़ाकरात किए और जो बहरानी सूरत हाल थी उस मामले को निपटा और उसे हल किया। और उस पूरी सूरत हाल में जो चीज़ नुमाया तौर पे सामने आई वो यही थी कि मौजूदा सेटअप आवाम की उमंगों पर उतरने में नाकाम रहा है, और हमारा जो कमिटमेंट है हमारी कश्मीर के अवाम से कि हमने उनको एक गुड गवर्नेंस देनी है, हमने उनको तरक्की के मौके देने हैं, इसके लिए नागुज़ीर है कि मौजूदा सेटअप को तब्दील किया जाए। और इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तफाक राय है कि हमें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मौजूदा सेटअप को तब्दील करना है। और इसके बाद मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये फ़ैसला है कि वो नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, और वो अपोजिशन में बैठ के अपना जमहूरी किरदार अदा करेगी और आवाम की नुमाइंदगी करेगी। और अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा तादाद हासिल होगी तो वो अपनी हुकूमत साजी कर सकती है। सर ये बताएं कि वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन है, क्या उस पर इत्तेफाक हुआ है? एक तरफ से बात मुलाकात भी किए, 6 से 8 माह जो है वो बाकी रह गए हैं। क्या ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को उनकी, क्योंकि पहले उन्होंने एहतजाज किया तो उनको मज़ीद ताकतवर करने के मुतरादिफ नहीं है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तब्दील करना? नहीं, जॉइंट एक्शन कमेटी को जो है वो ताकतवर करने इससे क्या वजह तो वही कोई वजह नहीं बनी। वजह ये बनी है कि ये जो मौजूदा सेटअप है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका। उसने जो वैक्यूम पैदा किया उसकी वजह से एक्शन कमेटी और इस किस्म के सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हुए हैं, और लिहाजा इस सेटअप को ख़त्म करने पे इत्तेफाक हुआ है। और आगे जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के मसाइल को हल करेगी, वो सर्व करेगी कश्मीर के अवाम को। और उसके बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो होंगे, क्रेडिबल होंगे, फ्री होंगे, फेयर होंगे, और जो नुमाइंदे मुंतखब आज़ाद कश्मीर के अवाम करेंगे उनको जो जिनको मैंडेट देंगे वो गवर्नमेंट करेंगे। सर वज़ीर आज़म का नाम एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो कमेटी तश्कील दी थी, ये कमेटी वहाँ पर गई आपके सामने, हमने वहाँ पर जो है वो गुफ्तगू शनीद की, और वो जो एक्शन कमेटी थे उनके जो हजरात थे उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, और हमारा एक मुआहदा जो है उनके साथ तय पाया। वज़ीर आज़म साहब भी और सदर पाकिस्तान साहब ने भी कहा है कि जो मुआहदा हम करके आए हैं इंशाअल्लाह ताला उसको डिलीवर किया जाएगा, और वहाँ पर हर वो काम करने की कोशिश की जाएगी कि जिससे कश्मीर में रहने वाले हमारे बहन भाई जो हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। और इसलिए मैं ये कहना कि किसी को ताकतवर करना, वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने जो हमारे सामने मुतालबात रखे, जो जायज़ मुतालबात थे, हमने तस्लीम किए, और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब इसको किसी को ताकतवर या कमज़ोर करने की बात नहीं, ये पाकिस्तान में एक ऐसी फ़िज़ा कायम करनी है कश्मीर के अंदर कि जहाँ पर एक जो है गैर जानबदाराना मुनसफाना इंतखाबात हों, और उसके नतीजे में जो हुकूमत आए वो डिलीवर करे,
वो सही नुमाइंदा हुकूमत हो। सर क्या वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट पीएम का कैंडिडेट क्या पीएम के कैंडिडेट के हवाले से क्या नून लीग को वज़ीर आज़म का नाम बताया भी गया है, अभी तक नहीं बताया? जो भी आपने हमारा जब गवर्नमेंट में आपने बैठना नहीं है तो हमारा इस चीज़ से क्या मतलब है? देखिए, जो अभी आपने सवाल किया, हमारा इत्तेफाक इस बात पर है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी निज़ाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ के अवाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ की गवर्नेंस को ताकतवर किया जाए और वहाँ तरक्की के अमल को ताकतवर किया जाए। लिहाजा हमारी असल कमिटमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ है, उनकी तरक्की के साथ है, उनकी खुशहाली के साथ है। मैंने अर्ज किया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वफ्द की मीडिया से गुफ्तगू और अनस नावला की जानिब से कहा गया कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। हमने मुस्लिम लीग नून और उन्होंने हमारी बात को माना है। कमर समान कायरा की जानिब से ऐसा कहा गया। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। हमने ये कहा कि काबीना उनके साथ थी, वो हुकूमत उसमें और वज़ीर आज़म का उसमें बड़ा रोल था, इसी वजह से उनकी हुकूमत का खात्मा किया है। ये हमारा जमहूरी हक है और जो अवामी एक्शन कमेटी है वो गैर सियासी है। इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वफ्द मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी का साथ दिया जाएगा। राना सनाउल्ला की जानिब से ये कहा गया है, जबकि कमर समान कायरा की जानिब से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के फैसले को पीपल्स पार्टी ने माना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तीफ़ा देने की तरतीब कर दी। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है, जो भी हो सामना करूँगा। जब तक कलम का इख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। अगर किसी की नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते? इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और खुद ही मुलतवी कर देते हैं। मेरी कदर मेरे जाने के बाद आएगी, मेरे चेहरे पर कोई नदामत दिखाई नहीं देगी। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसने खजाना भरा, खाली नहीं किया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें तफसीली बात होगी। मैं अपनी कारकर्दगी पर मुतमईन हूँ। अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अपोजिशन लीडर की तकर्री। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान के दस्तखतों की तस्दीक की हिदायत कर दी है। कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक शोबा कानून साजी ने स्पीकर को तहरीक इंसाफ की जानिब से महमूद खान अचज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी से आगाह किया। स्पीकर ने दरख्वास्त पर मौजूद तमाम 74 अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक की हिदायत की। ज़राए का कहना है कि इजलास में अपोजिशन लीडर की तकर्री के मामले पर कौमी असम्बली का कायदा नंबर 39 पर भी गौर किया गया। फैसला किया गया कि जल्दबाजी से गुरेज किया जाए और दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल होने के बाद स्पीकर रियाज सादिक हतमी फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली इस हवाले से किसी टाइम फ्रेम के पाबंद नहीं है, जबकि उन्हें बताया गया कि तमाम 74 अरकान ने आज़ाद हैसियत में दस्तखत किए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात की है। मुलाकात में वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। खासतौर पर दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन के फरोग और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह फौज की जानिब से शाह अब्दुल्ला दोम के लिए नेक तमन्नाएं पहुंचाई और दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पेशा वराना सलाहियतों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा और दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की है। इससे कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दनी मुसल्लह फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल खती से भी मुलाकात की है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को फरोग देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मुसल्लह फौज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार पहुंचाया और पाकिस्तान की जानिब से उर्दन के साथ गहरे बरादराना ताल्लुकात के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का भी इयादा किया। इस मौके पर शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पेशा वराना महारत और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों को सराहा। शाह अब्दुल्ला का पाकिस्तान के साथ दिफाई इश्तराक को फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार भी किया और कबल अजी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दन की मुसल्लह फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ
मेजर जनरल यूसुफ अहमद से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ और उर्दनी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात जनरल हेडक्वार्टर्स में हुई। जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान पहुंचने पर आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उर्दनी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। सही, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद इमरान हमें अपडेट कर रहे थे। स्टेट बैंक का मुसलसल चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद को बरकरार रखने पर इतफाक हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि 46% शुरा ने सर्वे में यह भी कहा कि जून 2026 तक पॉलिसी रेट कम होकर 10% तक आने की तवक्को है। दूसरी जानिब रिपोर्ट में कहा गया कि मालियाती साल 26 में औसतन महंगाई की शरह 6 से 7% के दरमियान रहेगी। दिसंबर 25 तक रुपया डॉलर के मुकाबले में 282 से 285 रुपये के दरमियान रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक रवा मालियाती साल की चौथी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 15 दिसंबर को करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात खत्म। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह से रवाना। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम सियासी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी मामलात पर मुशावरत की गई। मुलाकात में नए कानून साजी और पार्लिमानी ताउन पर गौर, आइना कानून साजी में अपोजिशन जमातों के किरदार पर तफसीली बातचीत हुई है। मुलाकात में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुल्की इस्तेहकाम, मईशत और इंतखाबी इस्लाहात पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा नैयर हुसैन बुखारी, हुमायूं खान और जमील सोमरो शरीक हुए। मुलाकात में JUIF के रहनुमा मौलाना असद महमूद और मुफ्ती इब्रार भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की क़यादत मीडिया टॉक किए बगैर मौलाना की रहायशगाह से वापस रवाना हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज के रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और दीगर सफारती अफसरान ने भी वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ और सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करना है। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे एडिशन में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म रियाज में सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें मौजूदा ताउन के जायज़ा और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारी और पायदार तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें उजागर करेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील का मामला बदस्तूर ताख़ीर का शिकार। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी सूबाई काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। सूबा वज़ीर आला के हल्फ के बाद भी 2 हफ्तों से बगैर काबीना के चल रहा है। सूबाई काबीना न होने के बायस अहम पॉलिसी फैसले रुक गए। ब्यूरोक्रेसी अहम हुकूमती मामलात पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से राबते करने लगे। सूबे में कुछ अहम मनसूबों की मंजूरी भी लटक गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला बानी PTI से अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक हिदायत भी लेना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नवंबर में मुमकिना एहतजाजी कॉल। ज़राए PTI के मुताबिक पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करने के लिए सरगर्मियां तेज। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट्स की तैयारी शुरू। अब तक होने वाली एहतजाजी लाहे अमल पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा है। अडियाला जेल और अपने अपने एरियाज में कौन पार्टी क़यादत की कॉल्स पर मुतहरिक रहा, तफसीलात जमा होना शुरू। पुरानी वीडियोस शेयर करने वाले और गैर फाल अरकान की निशानदही भी जारी। पहले मरहले में जिला सतह पर रिपोर्ट्स तैयार करने का अमल जारी है। रिपोर्ट्स मुकम्मल होने के बाद बानी चेयरमैन को पेश की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, अगस्त के आखिर में सैलाब आया। अक्टूबर के आखिर तक जो रिकॉर्ड सैलाब से निकालने का बनाया है वो तारीख में लिखा जाएगा। कोई कह रहा है खाला मरियम, बाजी मरियम, क्योंकि लोग समझते हैं कि मरियम आएगी तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि जब तक मुतासरीन को घरों में दोबारा आबाद ना कर लूँ, इस वक्त तक नहीं बैठूंगी। अगर किसी को सर्वे पर एतराज़ है तो शिकायत दर्ज करा सकता है। पहले घर के लिए 50,000 दिया जाता रहा, अब मरियम नवाज ने घर के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सिख यात्रियों को वीज़े जारी ना होने पर बहुत दुख है, मोदी को इसका जवाब देना पड़ेगा। साहिबा जो हैं वो हो, उनकी टीम हो, इन तमाम लोगों ने ये जो एक इतनी बड़ी आजमाइश पंजाब के ऊपर आई थी, उसको एक चैलेंज की तरह, एक ऐसी आजमाइश की तरह कि जो अल्लाह पाक की तरफ से अगर आई है
تو اس میں کیسے نپٹا جاتا ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے طور پر ایک سکسیس سٹوری ہے جس کو دیکھا اور لکھا جائے گا. 2025 کے سیلاب نے ہر طرح سے اس کا ریکارڈ توڑا ہے. 2080 کی دہائی کے اندر بھی جو سیلاب آیا تھا وہ 3 دریاؤں میں نہیں تھا. گھر کے لیے 50,000 ملتا تھا اور اب یہ جو ہے گھر جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ 5 لاکھ ہے. یہ وہ وعدہ ہے جو چیف منسٹر مریم نواز نے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ جب تک میں آپ کو اپنے اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہ کر لوں میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو اس سروے کے اوپر یا کسی کو لگے کہ مجھے جو ہے میرے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے تو اس کا گریوینس کا بھی طریقہ کار موجود ہے. گزشتہ 1.5 سال میں معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری آئی ہے. میری بجٹ کتابیں بے بنیاد ثابت ہوئے. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے کہ ملک معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہے. معاشی میدان میں ملنے والی کامیابیوں کو اب پائیدار بنانا ہے. بجلی کی تقسیم میں کمپنیوں کی نجکاری کا عمل جاری ہے. آئندہ ماہ PIA کے نجکاری پر بھی پیش رفت دیکھنے کو ملے گی. ٹیکس وصولیوں میں تقریباً 26% اضافہ ہوا ہے. حکومت نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. حکومت کا کام ہے کہ بزنس کے کام میں سے نکلنا، اپنے رول کو گھٹانا اور ان اداروں کو کی سروس ڈیلیوری امپروو کرنا تاکہ عوام کو بہتر سروس ملے. جو خسارے کرنے والے ادارے ہیں یہ جو بوجھ ہیں ہمارے ٹیکس پیئر پر، یہ بوجھ نہ رہیں اور نہ صرف یہ وہ عوام کو بھی بہتر سروس فراہمی کا ایک سبب بنتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ PIA کی کامیاب نجکاری ان سارے اہداف کو پورا کرنے میں کامیاب ہوگی اور آگے انشاءاللہ عوام کو ایک بہتر سروس بھی ملے گی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط لکھ دیا. گورنر نے گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی کے معاملے پر مداخلت کی درخواست کی. خط میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا گندم کی کمی کا شکار صوبہ ہے. پابندیاں آئین کے آرٹیکل 151 کے خلاف ورزی ہیں. عوامی مفاد میں گندم کی آزادانہ نقل و حرکت یقینی بنائی جائے. گورنر خیبر پختونخوا نے وفاقی وزیر دفاع کو بھی خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ پشاور سے کراچی اور خلیجی ممالک کے لیے PIA کی روزانہ پروازیں فوری طور پر بحال کی جائیں. محدود پروازوں کے باعث عوام اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. نیب نے اپر کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں نامزد پولیس آفیسر کو گرفتار کر لیا. ذرائع کے مطابق پولیس افسر کو ایبٹ آباد سے حراست میں لیا گیا. نیب نے سب انسپیکٹر نصیر الدین پر 6 کروڑ روپے سے زائد کرپشن کا الزام ہے. ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. نیب نے ملزم کی وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا. نیب نے اپر کوہستان اسکینڈل میں اب تک متعدد سرکاری اہلکاروں، کانٹریکٹرز اور دیگر ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. سب انسپیکٹر پر 6 کروڑ روپے سے زائد کرپشن کا الزام ہے. مزید تفصیلات جانیں گے محمد طیب سے. جی طیب، مزید بتائیے گا. جی بالکل، اپر کوہستان اسکینڈل میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے اور یہ گرفتاری ایبٹ آباد سے ہوئی ہے اور یہ جو اب حال ہی میں گرفتار ہوا ہے آج، تو وہ سب انسپیکٹر ہے اور اس پر 6 کروڑ کا الزام ہے. سب انسپیکٹر کا نام جو ہے نصیر الدین بابر ہے. اس کو جو ہے وہ ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق اس کو کل جو ہے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں پر احتساب عدالت سے جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا. اب تک جو ہے اس میں متعدد ٹھیکیدار اور مرکزی ملزم قیصر اقبال سمیت تقریباً 20 کے قریب جو ہے وہ ملزمان حراست میں لیے گئے ہیں. جی صحیح، بہت شکریہ. نمائندہ پشاور محمد طیب ہمیں آگاہ کر رہے تھے. کراچی ہب کینال کو 48 گھنٹے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ. وابٹا حکام کی جانب سے اعلامیہ جاری. پروجیکٹ ڈائریکٹر ہب ڈیم وابٹا نے واٹر کارپوریشن حکام کو بندش سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ کر دیا. وابٹا انتظامیہ نے باضابطہ مراسلہ ارسال کر کے واٹر کارپوریشن حکام کو ہب کینال کو 28 اکتوبر سے 29 اکتوبر 2025 تک مکمل طور پر بند رکھا جائے گا. کینال کی بندش کے شیڈیول سے مطلع کر دیا ہے اور مراسلے کے مطابق وابٹا کی حدود میں آنے والے ہب کینال کو 28 اکتوبر سے 29 اکتوبر 2025 تک مکمل طور پر بند رکھا جائے گا. ہب کینال کی بندش کا مقصد ہب ڈیم سے ایکس ریگولیٹر تک تفصیلی سروے اور مرمتی کاموں کی انجام دہی ہے. پانی کی فراہمی معمول کے مطابق بحال ہوتے ہی شہریوں کو فوری طور پر آگاہ کیا جائے گا. اس متعلق آپ کو بتائیں کہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. کراچی ہب کینال کو 48 گھنٹے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ. پروجیکٹ ڈائریکٹر ہب ڈیم نے واٹر کارپوریشن حکام کو بندش سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ کر دیا. کراچی ہب کینال کو 48 گھنٹے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں LOC پر یوم سیاہ ریلی میں سینکڑوں افراد کی شرکت. بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف نعرے. شرکا نے وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا.
راجہ فاروق حیدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہندوستان کے ناپاک قدم کشمیر پر پڑے. انڈیا کے غیر قانونی قبضے کو ختم کرنے کے لیے 1 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی دی. پاکستان اور کشمیری عوام کو دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی. پاکستان کے کروڑوں لوگ کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. حریت کانفرنس کی آزادی کی جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. مودی نے آزاد کشمیر پر حملے کی جرات کی تو اس کی فوجوں کا قبرستان بنائیں گے. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. وزیر اعظم ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. 3 روزہ یہ دورہ ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی جائے گی. اس متعلق آپ کو بتائیں کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ ریاض پہنچے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم ریاض پہنچے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر ریاض کے نائب گورنر نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. وہ ریاض میں اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے. وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی نویں کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر ریاض پہنچے ہیں. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. 3 روزہ دورہ ہے یہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچے ہیں. ریاض پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے. وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی نویں کانفرنس میں شرکت کے لیے ریاض پہنچے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. کراچی میں مزار قائد پر یوم سیاہ کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا. سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا نے 27 اکتوبر کو کشمیریوں کی دل آزاری کی. کشمیر کا مسئلہ بہت جلد حل ہوگا. کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں. کشمیری جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے. ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ مسئلہ کشمیر کو احسن انداز میں اجاگر کر رہا ہے. ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی کشمیر کے حوالے سے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم فنڈی نے ریلی کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ آج پوری دنیا میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. جو ظلم کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیا جائے. افواج پاکستان نے 4 دن میں ہندوستان کو شکست دی. سفارتی محاذ پر کوئی کانفرنس پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. آج پاکستان مقدس مقامات کی حفاظت کر رہا ہے. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ مختصر کابینہ بنا لے. سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کے بعد کابینہ بنے گی. پہلے بھی کہا تھا کہ ایک دن پی ٹی آئی اپنی حکومت کے خلاف یوم نجات منائے گی.